कैसे हो दोस्तों आप सभी मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लाजवाब प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। हर सेशन की तरह उम्मीद करता हूं कि ये सेशन भी आपको पसंद आएगा। अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो आप लोग के तैयार किया जाता है। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में डिस्कशन किया जाता है, ये सभी के सभी प्रश्न आपके यूपीएससी या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप पेट की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में भी हिंदी के प्रश्न आते हैं प्यारे दोस्तों, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हिंदी की क्लासें चल रही हैं और ये हिंदी के जो प्रश्न हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी महीने के लास्ट में 27 तारीख को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का भी पेपर होना है। तो आप यकीन मान के चलें प्यारे दोस्तों कि अगर आप प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो आपको बहुत कुछ हासिल होगा। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर तरह के सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें सब्जेक्ट का अच्छे से डिस्कशन हुआ है, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है। चलिए देखते हैं। हिंदी के अंतर्गत जिस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर, चलिए आगे चलते हैं। आज देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। मेरे दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है विशंभर, विश्वंबर, बी ऑप्शन है दिक्पात, सी ऑप्शन है दिगंबर और डी ऑप्शन है पैगंबर। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, ये इसके लिए एक शब्द क्या होगा, फटाफट से उत्तर दीजिए। विशंभर, दिक्पात, दिगंबर या फिर पैगंबर। तो आपको बता दूं मेरे दोस्तों, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसे दिगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं एक शब्दों में। ए ऑप्शन है कन्या पुत्र, बी ऑप्शन है कानिन, सी ऑप्शन है अवैध पुत्र और डी ऑप्शन है कुमारी सुत। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कन्या पुत्र, कानिन, अवैध पुत्र या फिर कुमारी सुत। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों, ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो को स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें दोस्तों। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं, कन्या पुत्र, कानिन, अवैध पुत्र या फिर कुमारी सुत। दोस्तों जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कानिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कानिन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पेट की अग्री के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा। पेट की अग्री के लिए क्या शुद्ध शब्द होगा। ए ऑप्शन है दवाग्नि, बी ऑप्शन है बडवाग्नि, सी ऑप्शन है जठर राग्नि और डी ऑप्शन है मंदाग्नि। पेट की अग्री के लिए क्या होगा, के लिए सही शब्द क्या होगा प्यारे दोस्तों। या हम कह सकते हैं कि पेट की अग्री के लिए एक शब्द क्या होगा, दवाग्नि, बडवाग्नि, जठर राग्नि या फिर मंदाग्नि। प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। पेट की अग्री के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा। तो पहले दोस्तों पेट की अग्री के लिए जो शुद्ध शब्द होता है, जो एक शब्द होता है, उसे कहते हैं जठर अग्नि। क्या कहते हैं? जठर अग्नि। तो सी ऑप्शन पे दे रहा है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझिए दोस्तों, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा, जठर अग्नि। ठीक है ना, जठर अग्नि होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जठर अग्नि। ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इसको बार बार रट रहा हूँ प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये कई बार आया भी है और आ भी सकता है। पेट की अग्नि के लिए जो शुद्ध शब्द क्या होगा, वो होगा जठराग्नि। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत या फिर रिश्तेदार। जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसे बुलाया ना गया हो, ये एक वाक्य है और इसके लिए एक शब्द क्या होगा। अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत और रिश्तेदार। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो उसे एक शब्द में कहा जाता है प्यारे दोस्तों
अनाहुत क्या कहा जाता है? अनाहुत कहा जाता है। यहाँ पे अनहुत लिखा है प्यारे दोस्तों, ठीक कर लीजिएगा। तो ये ऑप्शन सी पे दे रहा है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा प्यारे दोस्तों? ये होगा अनाहुत। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये होगा अनाहुत। चलिए आगे चलते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री सूर्य न देख सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है असूर्य दर्शना, बी ऑप्शन है असूर्य दृष्टा, सी ऑप्शन है असूर्य स्पर्शा और डी ऑप्शन है असूर पश्या। तो जो स्त्री सूर्य न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? एक वाक्य लिखा हुआ है, इसी को वाक्यांश कहते हैं। और इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा या फिर असूर्य पश्या। तो जो स्त्री सूर्य न देख सके उसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों असूर्य पश्या। तो डी ऑप्शन पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है शाश्वत, बी ऑप्शन है अनवरत, ए ऑप्शन है शाश्वत, बी ऑप्शन है अनवरत, सी ऑप्शन है अप्रतिहत और डी ऑप्शन है आजीवक। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे क्या कहा जाता है? शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत और आजीवक। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, ऑप्शन कुछ और है। तो जो युद्ध में जो हमेशा रहने वाला हो, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे प्रश्न हमको ठीक करना पड़ेगा पहले दोस्तों। यहाँ पे होना चाहिए जो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। तो ऑप्शन में लाना होगा पहले दोस्तों। चलिए प्रश्न ठीक हो गया पहले दोस्तों। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं? शाश्वत, युधिष्ठिर, अप्रतिहत या फिर आजीवक। तो उसे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहले दोस्तों, याद रखिएगा। और जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। क्या कहते हैं पहले दोस्तों? उसे कहा जाता है युधिष्ठिर। तो बी ऑप्शन पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है अपत्निक, बी ऑप्शन है वियोगी, सी ऑप्शन है विधुर और डी ऑप्शन है विपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रश्न को देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और फिर उत्तर दीजिए कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है अपत्निक, वियोगी, विधुर या फिर विपत्निक। तो मेरे दोस्तों, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसके लिए एक शब्द होता है विपत्निक। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है प्रपण, बी ऑप्शन है अपर्णा, सी ऑप्शन है पत्रहीन और डी ऑप्शन है अपत। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रपण, अपर्णा, पत्रहीन या फिर अपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रपण, अपर्णा, पत्रहीन या फिर अपत। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। इंपॉर्टेंट तो सभी है प्यारे दोस्तों, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसके सामने मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द होता है अपत। तो डी ऑप्शन पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है तरणेच्छा, बी ऑप्शन है तितिर्षा, सी ऑप्शन है संतरणेच्छा और डी ऑप्शन है जलवातरणेच्छा, है ना। ए ऑप्शन है तरणेच्छा, बी ऑप्शन है तितिर्षा, सी ऑप्शन है संतरणेच्छा और डी ऑप्शन है जलावतरणेच्छा, जलावतरणेच्छा। फटाफट से उत्तर दीजिए कि तैरने की इच्छा को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे दोस्तों, तैरने की इच्छा को जिस नाम से जाना जाता है उसको कहते हैं तितिर्षा।
तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए विजिटर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा संकल्प सफलता आपकी दोस्तों। तो इस उद्देश्य के साथ हमने ये चैनल शुरू किया है और इस वीडियो को आपके बीच में ला करके हल करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छूटे ना, और अगर इस तरह का कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरा नंबर दिलाता है और आपका सिलेक्शन निश्चित करवाता है। तो चैनल से जुड़िए, वीडियो को स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। हर प्रश्न के साथ प्रयास यही रहती है कि ऐसे प्रश्न ही लाए जाएँ जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। कोई ऐसे प्रश्न ना लाए जाएँ जो आपके एग्ज़ाम में ना फंसे पाए दोस्तों, क्योंकि सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है जिससे सिलेक्शन पाना तो सुनिश्चित हो सके दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शुद्ध शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है जीन, बी ऑप्शन है हौदा, सी ऑप्शन है काठी और डी ऑप्शन है बख्तर। तो हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या होता है? आपके ऑप्शन है जीन, हौदा, काठी, बख्तर। तो दोस्तों हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए जो एक शुद्ध शब्द होता है वो होता है जीन। क्या होता है दोस्तों? किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है हौदा के नाम से। याद रखिए दोस्तों, जीन तो घोड़े की होती है, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहते हैं। जीन वो होती है जिसमें हम पैर रख के चढ़ते हैं घोड़े के। तो पहले दोस्तों हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए जो एक शुद्ध शब्द क्या होगा वो होगा हौदा। तो बी ऑप्शन पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उपनिवेश के संबंध में जिसका उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उपनिवेश के संबंध है ना, उपनिवेश का संबंध हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? या उपनिवेश से संबंध हो, है ना, उपनिवेश से संबंध हो, इसे से कर लीजिए। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है उपनिवेशिक, बी ऑप्शन है औपनिवेशिक, सी ऑप्शन है औपन्यासिक और डी ऑप्शन है उपनिवेशवाद। तो उपनिवेश के से संबंध जिसका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट से कमेंट में उत्तर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप उत्तर देने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाते हैं, तो आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगाने के हैबिचुअल हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे आपको 150 से प्रश्न मिलेंगे। उस 150 प्रश्न को हल करने में काफ़ी समय चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब आप हिंदी आपकी मजबूत होगी तो आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगा पाएंगे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिए। और हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में, वो प्यारे दोस्तों 60 नंबर के आएंगे। याद रखिएगा 60 नंबर के आपके हिंदी के प्रश्न आएंगे, और ये 60 नंबर अगर आपके सुनिश्चित हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का होगा। उपनिवेश के संबंध में या उपनिवेश से संबंध रखने वाले को या उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द होता है प्यारे दोस्तों औपनिवेशिक। क्या होता है? औपनिवेशिक। तो ये ऑप्शन बी पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है किसी को उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ए ऑप्शन है ऋक्, बी ऑप्शन है धरोहर, सी ऑप्शन है वसीहत और डी ऑप्शन है संदाय। तो उत्तराधिकार से प्राप्त होने वाली संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हमारे चैनल पर वन लाइनर प्रश्न भी अवेलेबल हैं, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, हर सब्जेक्ट को अच्छे से उसका अध्ययन किया गया है। तो चैनल से जुड़िए, अपना सपोर्ट दीजिए दोस्तों। ये चैनल आपको ज़मीन से अर्श तक जरूर लेके जाएगा और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? ऋक्, धरोहर, वसीयत या संदाय। फटाफट उत्तर दीजिए। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है रिक्त। क्या होता है मेरे दोस्तों? वो होता है रिक्त। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, लिख लीजिएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? पतित, लुंगठित, धाराशाली या फिर पातकी। तो गिरे हुए के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पतित, लुंगठित, धाराशाली और पातकी।
एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिए। गिरे हुए के लिए एक शब्द क्या होगा? पतित, लुंगठित, धराशाली और पातकी। तो पहले दोस्तों, गिरे हुए के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है पतित। क्या होता है? पतित। तो ए ऑप्शन दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा? जो वाक्य खंड में से एक के लिए, यानी इसमें से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा? सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाले, सेवक। यहाँ पे प्रश्न आधा छपा है दोस्तों। यहाँ पे स्वयं सेवक की बात की जा रही है। स्वयं सेवक किसके लिए एक शब्द है? ठीक है, याद रखिएगा, किसके लिए? स्वयं सेवक। स्वयं सेवक की बात हो रही है। तो स्वयं सेवक किसके लिए एक शब्द है? सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला। तो बिना वेतन के काम करने वाले को तो अवैतनिक कहा जाता है ना प्यारे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जो नभ में चलता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है खेचर, बी ऑप्शन है खच्चर, सी ऑप्शन है नभोत्पन्न, डी ऑप्शन है नभचाली। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो नभ में चलता है, खेचर, खच्चर, नभोत्पन्न और नभचाली। जो नभ में चलता हो, तो पहले दोस्तों जो नभ में चलता है उसके लिए होता है खेचर। तो ए ऑप्शन पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन है व्याकरणी, बी ऑप्शन है व्याकर्ता, सी ऑप्शन है व्याकरण और डी ऑप्शन है व्याकरणज्ञ। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या होगा? जो व्याकरण को बहुत अच्छे से जानता हो, तो व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरणी, व्याकर्ता, व्याकरण और व्याकरणज्ञ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये कई बार प्रश्न आया भी है और आ सकने की पूरी पूरी उम्मीद भी है प्यारे दोस्तों। तो व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द क्या होगा? तो व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द होता है व्याकरण। व्याकरण नहीं, व्याकरण होता है। जो ऑप्शन सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन है अतिवादी, बी ऑप्शन है अतिशय, सी ऑप्शन है अत्यंत और डी ऑप्शन है अतिशयोक्ति। तो बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट से उत्तर दीजिए कि बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिवादी, अतिशय, अत्यंत और अतिशयोक्ति। तो प्यारे दोस्तों, बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले के लिए एक शब्द होगा अतिशयोक्ति। तो ऑप्शन डी पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई भी बातों को अगर कोई बात है अगर उसको चढ़ा बढ़ा कर कहा जाए या बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है जिजीविषा, बी ऑप्शन है जिज्ञासा, सी ऑप्शन है जिज्ञासु और डी ऑप्शन है ज्ञातज्ञ। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा जिजी, क्या होगा प्यारे दोस्तों? जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। तो ऑप्शन सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अर्वाचीन, युगांतर, युगांत, सनातन। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द, युगों से चले आने वाले यानी कोई परंपरा ही होगी दोस्तों। तो जो परंपरा होगी वो एक धर्म से संबंधित होती है। तो युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये सनातन धर्म से संबंधित है। इससे प्यारे दोस्तों, तो युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होता है सनातन। क्या होता है प्यारे दोस्तों?
सनातन, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन डी पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए क्या होगा प्यारे दोस्तों। तो ये प्रश्न आ सकता है प्यारे दोस्तों। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो क्या है, अदम्य, बी ऑप्शन है अक्षम्य, सी ऑप्शन है निर्गुण और डी ऑप्शन है सक्षम। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो क्षमा करने योग्य नहीं है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है अदम्य, अक्षम्य, निर्गुण या फिर सक्षम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे कहा जाता है अक्षम्य। उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो क्षमा करने योग्य नहीं है एक वाक्यांश है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अक्षम्य। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं, यानी कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच के जो कोण बनते हैं उसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है ईशान, बी ऑप्शन है निश्चय, सी ऑप्शन है वायव्य और डी ऑप्शन है अग्नि। बस मेरे दोस्तों, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच कोण को क्या कहा जाता है, ईशान कहा जाता है कि निश्चित कहा जाता है कि वायव्य कहा जाता है या फिर अग्नि कहा जाता है। वह दोस्तों आपको बता दूं, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के जो बीच का कोण होता है ना, मध्यस्थ कोण जिसको कहा जाता है वो होता है वायव्य। क्या होता है, वायव्य। तो सी ऑप्शन दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है आंशिक सेवा, बी ऑप्शन है अस्थायी सेवा, सी ऑप्शन है अर्ध रोजगार, डी ऑप्शन है आकाश वृत्ति। तो अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा, आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार, आकाश वृत्ति। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और एग्जाम में आपके आ सकता है प्यारे दोस्तों। ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, लेखपाल या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप तैयारी करते हैं तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े दोस्तों। तो अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होता है, तो वो होता है आकाश वृत्ति। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जिस पर हमला न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है आक्रांता, बी ऑप्शन है आक्रामक, सी ऑप्शन है अयोध्या और डी ऑप्शन है अनाक्रांत। जिस पर हमला न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है आक्रांता, बी ऑप्शन है आक्रामक, सी ऑप्शन है अयोध्या और डी ऑप्शन है अनाक्रांत। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, जिस पर हमला ना किया गया हो, जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन क्या थे, आपके ऑप्शन थे आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या और अनाक्रांत। तो इसका सही उत्तर होगा अनाक्रांत। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है मंथर, बी ऑप्शन है दीर्घ सूची, सी ऑप्शन है सत्वर और डी ऑप्शन है मंदाक्रांता। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं, मंथर, दीर्घ सूची, सत्वर, मंदक्रांता। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके यूपीएसडीआई में आया था, एग्जाम में 2006 में आया था। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मंथर, दीर्घ सूची, सत्वर या फिर मंदक्रांता। तो इसके लिए जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो के लिए एक शब्द है मंथर। क्या होगा, मंथर। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला और अंतिम प्रश्न, स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है स्वावलंबी, बी ऑप्शन है स्वतः उत्पन्न, सी ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ और डी ऑप्शन है सर्वोपरि। तो स्वयंभू शब्द के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या होगा प्यारे दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर देना है। स्वयंभू शब्द का अर्थ है
स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है, तो स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न। तो बी ऑप्शन पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूं तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए से शीशा तलाश कर। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।